नमस्कार दोस्तों, ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। इस डिस्कशन में हम लोग आज से इंडियन इकोनॉमी बाय नितिन सिंघानिया स्टार्ट करेंगे, जो कि लेटेस्ट एडिशन होगा, थर्ड एडिशन, जो कि हाल ही में भी लॉन्च हुआ है। अगर आप इस तरह की डिस्कशंस और स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटीज को कवर करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप लाइव गूगल मीट क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये लाइव गूगल मीट क्लासेस है क्या, काफ़ी लोग मुझसे पूछते रहते हैं। लाइव गूगल मीट क्लासेस में आप हमारा फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 2023 यूपीएससी और 2024 यूपीएससी से रिलेटेड है। आप इन क्लासेस को ज्वाइन करके लाइव इस तरह की क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। जैसा कि ये डिस्कशन है, मेरे और भी स्टूडेंट्स हैं, वो लाइव गूगल मीट क्लासेस को अटेंड करके एक कंप्लीट तरीके से 1 साल की फाउंडेशन बोर्ड कोर्स की तैयारी करते हैं, जिसकी फीस काफ़ी ज़्यादा नॉमिनल है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके, जो कि मेरा पर्सनल नंबर है 9625297706, ये नंबर दोस्तों कॉमन है व्हाट्सएप के लिए भी और टेलीग्राम के लिए भी। आप इस पे मुझे मैसेज करके फाउंडेशन कोर्स जो अपकमिंग स्टार्ट होने वाला है, जो हम प्रीलिम्स के जस्ट इमीडिएटली बातें स्टार्ट कर देंगे, जिसकी डेट होगी 9 से 15 जून के बीच में हम लोग इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे। लगभग 3 बैचेस बनने जा रहे हैं और एक बैच के अंदर 30 स्टूडेंट्स को लिया जाएगा। फर्स्ट बैच और सेकंड बैच ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं, अब बचा हुआ है सिर्फ एक बैच, तो आप उसमें अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं इस नंबर पर कांटेक्ट करके, मैसेज करके। और रजिस्ट्रेशन दोस्तों बिल्कुल फ्री है, उसके लिए कोई फीस आपसे नहीं ली जाएगी। और फाउंडेशन कोर्स की जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा नॉमिनल है, आप वो मुझे मैसेज करके वो पूछ सकते हैं। और भी आपके कोई डाउट हो फाउंडेशन कोर्स से रिलेटेड, वो पूछ सकते हैं। जैसा कि ये डिस्कशन और चैनल पे दूसरी तरह की डिस्कशन जो पड़ी हुई है, हम लोग 6 से लेकर 12th क्लास की जो एनसीईआरटीज है, यानी कि स्टैटिक सब्जेक्ट्स को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करेंगे। इसके अलावा जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, लक्ष्मीकांत हो गई, जैसे ये इंडियन इकोनॉमी हो गई नितिन सिंघानिया की, या फिर आर्ट एंड कल्चर हो गई नितिन सिंघानिया की, स्पेक्ट्रम है, हर बुक को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम लोग कवर करेंगे, शंकर आईएएस वगैरह एक्सेट्रा। एमसीक्यू और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आपको इसी कोर्स में देखने को मिलेगी। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो फायदेमंद वाली बात है आपके लिए, अगर आप लोगों का ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है, तो आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करके पीएसआईआर ऑप्शनल के लिए कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने हैं। वो ऑप्शनल आपका कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करवाया जाएगा उसी फीस के अंदर, बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो ये सारी चीजों को अवेल करने के लिए आप 5 जून से पहले, जो कि रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट होने वाली है, आप उससे पहले ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ट्रू आईएएस एंड पीसीएस कम्युनिटी के मेंबर बन सकते हैं। फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको नंबर बता ही दिया, 9625297706। ठीक है दोस्तों, तो चलिए डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो, इकोनॉमिक्स में आपको ये बता रहा था कि ये एक सोशल साइंस होती है जो कि इस बात को स्टडी करती है कि किस तरीके से जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो गुड्स हैं और किस तरीके से जो सर्विसेज हैं वो इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस होती हैं, डिस्ट्रीब्यूट होती हैं और कंज्यूम होती हैं। मुझे एक बात बताओ कशिश, अगर किसी भी इकोनॉमी के अंदर कोई एक चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, पहले हम प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, गुड एक प्रोड्यूस हो रहा है, मान लो कि कोई एक चॉकलेट है। जनरली चॉकलेट कौन खाता है कशिश? इकोनॉमी में बहुत तरीके के लोग रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, फीमेल होती हैं, मिडिल एजड मैन होते हैं, सर्विसमैन होते हैं। जनरली चॉकलेट्स ऐसे ही माना जाता है ना कि बच्चे ही ज़्यादा खाते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है हमें। चॉकलेट्स आर जनरली मेंट फॉर चिल्ड्रन, है ना, बच्चे ही खाएंगे। अगर इकोनॉमी के अंदर हम लोग ये मान लें कि ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है चॉकलेट, तो हम इकोनॉमिक्स के अंदर क्या स्टडी करते हैं कि एक सोशल साइंस है जो कि इस बात को स्टडी करती है कि कैसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। कैसे प्रोड्यूस हो रहे का ये मतलब होता है 2 तरीके से, जैसे ये लिखा हो ना कैसे, हाउ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस। पहला पॉइंट ये हाउ, ये वाला, ये देखो, हाउ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस। तो ये जो हाउ वाला क्वेश्चन होता है ना इकोनॉमी के अंदर आशिमा कशिश,
कैसे प्रोड्यूस होने चाहिए, इसके दो क्वेश्चन होते हैं। क्या इकोनॉमी में जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे वो मैन मेड होंगे या फिर वो मशीन मेड होंगे, ये ठीक है। उसके बाद जब हमने पहले क्वेश्चन को आंसर कर लिया, दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने आता है, वो किसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाए गए हैं। भाई कशिश, इकोनॉमी में कोई प्रोडक्ट बनाए गए तो किसी के लिए तो बनाए गए होंगे ना। आपको अगर पता है कि जो चीज़ इकोनॉमी में मेरी बिकेगी नहीं, पैसे ही नहीं आएगा, तो आप वो क्यों बनाओगे बताओ। किसी ना किसी टारगेटेड पॉपुलेशन के लिए तो बनाए गए होंगे ना। यहाँ पर टारगेटेड पॉपुलेशन कौन है? चॉकलेट इकोनॉमी में किसके लिए प्रोड्यूस हो रही है? कंपनी वाले क्यों बना रहे हैं? बच्चों के लिए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन में जो ये वाला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में ऑलवेज हमारी नज़रें इस बात पे रहती हैं कि टारगेटेड पॉपुलेशन कौन है जिसके लिए कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करी जा रही है। हु इज़ द टारगेटेड पॉपुलेशन, किसको टारगेट करने के लिए, ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन इकोनॉमी में होता है कंजम्पशन। कंजम्पशन मतलब यहाँ पर भी अगेन कंजम्पशन की बात भी वही है, टारगेटेड पॉपुलेशन के लिए बनाई गई है, ठीक है। लेकिन कंजम्पशन जो है वो कितनी बल्क में करी जाएगी, क्या उसको कम लोग कंज्यूम करेंगे या ज़्यादा लोग कंज्यूम करेंगे, ये चीज़ है। और डिस्ट्रीब्यूशन में एक पॉइंट और होता है कि कोई भी इकॉनमी के अंदर अगर जो गुड डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हर इकॉनमी के पास ना, हर मतलब मैं जब बार बार इकॉनमी बोल रहा हूँ तो समझ रहे हो ना, मतलब मेरे कहने का मतलब है इंडियन इकॉनमी, रशियन इकॉनमी, अमेरिकन इकॉनमी, चाइनीज़ इकॉनमी, जर्मन इकॉनमी, ये सारी इकॉनमीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं ये बात करता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन की, डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने आपको बता दी टारगेटेड पॉपुलेशन कौन, कंज्यूम में भी जो तीसरा क्वेश्चन था, जो कंज्यूमर्स हैं वो भी टारगेटेड पॉपुलेशन को डिनोट करते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में इसके साथ साथ एक और चीज़ आती है कि गुड्स और सर्विसेज जो इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे। क्या वो पब्लिक मीडियम की वजह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कहने का मतलब है क्या गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेगी प्रोडक्ट्स को, पब्लिक सेक्टर, या फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे प्राइवेट सेक्टर की मदद से। कौन सा सेक्टर इकोनॉमी में जो गुड्स बनेंगे, प्रोड्यूस होंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सरकार या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ये चीज़ है। अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप कहोगे ये वाला क्वेश्चन क्यों उठता है, ये वाला क्वेश्चन क्यों उठता है, अभी बता देता हूँ उसका मतलब कि कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा गुड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। गुड्स तो प्रोड्यूस कोई भी कर ले, डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा। जैसे आप सबसे पहले यहाँ पर एक मतलब समझो, ये सर्विस वाला एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग अब, ठीक है। प्रोडक्ट हमने देख लिया, सर्विस, पोलियो। मुझे एक बात बताओ, 2 बूंद जिंदगी की जो बचा लेती हैं एक बच्चे को बड़े होकर उसको, ताकि पोलियो की बीमारी ना लगे, ये वाला काम देश में प्राइवेट इंडिविजुअल ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, जो कि पैसे लेंगे। सब लोग फिर सोचेंगे यार छोड़ यार, 500 रुपये अभी नहीं है, 400 रुपये अभी नहीं है, बाद में लगवा लेंगे, बड़ा हो जाएगा तब करवा लेंगे। ये पोलियो की ड्रॉप्स जो है, ये वाला काम इंडिया में बच्चों को पोलियो मुक्त भारत बनाने का सपना, या बच्चों को पोलियो ना हो, ये प्राइवेट इंडिविजुअल ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं या पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छे से काम कर सकती है, जो कि फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करेगी पोलियो ड्रॉप्स को। बताओ, घर घर जाकर, वो भी फ्री में। प्राइवेट इंडिविजुअल के पास खुद जाना पड़ेगा और पैसे भी देने पड़ेंगे। गवर्नमेंट कर सकती है ना। यहाँ पर किसकी बात मैंने करी, यहाँ पर मैंने बात करी सर्विसेज की, सर्विसेज की। प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। राशन है, गरीबों के लिए जो FPS यानी कि FPS का मतलब आप लिख लो, इकॉनमी कर रहे हैं क्योंकि काम आ ही जाएगा, फेयर प्राइस शॉप्स। इनका जो राशन कार्ड बनता है कशिश, आपको पता है ना, जैसे वो बिलो पॉवर्टी लाइन वाला BPL कार्ड्स, और जो फेयर प्राइस शॉप से जिनको राशन मिलता है 2 रुपये में 35 किलो अनाज, 5 रुपये में इतना अनाज, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, भगवान की कृपा से हम जैसे प्राइवेट इंडिविजुअल सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं। हमारे घर में जो काम करने आती हैं, या फिर सड़कों पे जो झाड़ू लगा रहे होते हैं, या कोई भी पर्सन, मे नॉट गॉड डू सो, किसी को गरीबी में रहना पड़े, लेकिन जिनके लिए 5 रुपये 10 रुपये भी आज के टाइम में बहुत बड़ी चीज़ है भारत में, जो कि डेवलपिंग इकॉनमी है,
और बहुत सारे रीजन्स इसके बड़े सारे बैकवर्ड है जिसमें बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग रहते हैं, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कशिश बताओ कि प्राइवेट इंडिविजुअल ज़्यादा अच्छे थे ऐसे लोगों के लिए काम करेगा या फिर गवर्नमेंट? बताओ, गवर्नमेंट। अब समझ गए कि डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन क्या है, मतलब ये जो सेकंड प्रॉब्लम होती है इकोनॉमी के अंदर, सेकंड जो क्वेश्चन होता है, हाउ प्रोडक्ट शुड बी, जो प्रोड्यूस हो गए हैं प्रोडक्ट चॉकलेट जैसे प्रोड्यूस हुए, डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा उसको? क्या हमें किसी प्रोडक्ट या सर्विस को सरकार से डिस्ट्रीब्यूट करवाना चाहिए या प्राइवेट इंडिविजुअल से वो करवाना चाहिए? तो हमारी इकॉनमी वैसे तो, मैं एक बात बता देता हूँ, इसकी डिबेट में बाद में आऊँगा, हमारी इकॉनमी वैसे तो मिक्स्ड इकॉनमी है जहाँ पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों का एक संगम मिलन देखने को मिलता है इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। हमने शुरू से ये वाला मॉडल अपनाया था, मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। हम लोग कशिश याद होगा ना आपको, मैंने बताया था ना, हम लोग सोशलिज्म की तरफ पूरी तरीके से ओरिएंट हुए ना कैपिटलिज्म की तरफ पूरी तरीके से ओरिएंट हुए। हमने दोनों आइडियोलॉजी को मिक्स करके इकोनॉमी के अंदर बम गिराया कि ये भी जा, ये वाला रॉकेट भी जा, एंड लेट्स मेक दिस इकोनॉमी अ मिक्स्ड इकोनॉमी जहां पर दोनों सेक्टर्स कंट्रीब्यूट करेंगे इकोनॉमी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। वो वाली बात अलग है, वो डिबेट का एंगल थोड़ा सा अलग है कि जब आज़ादी हुई 15 अगस्त 1947 के बाद, शुरू में हमने ज़्यादातर रोल ना पब्लिक सेक्टर को दिया, यानी कि गवर्नमेंट को दिया, क्योंकि हमें क्या करना था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था, ये भी देखना था कि सबकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक जैसी हो, और फिर ज़्यादा अच्छे से सर्विस डिलीवरी और प्रोडक्ट डिलीवरी का काम तो सरकार ही कर सकती है ना, क्योंकि हर एक इकोनॉमी में स्पेशली आज़ादी के बाद एक सबसे ठोस क्वेश्चन कशिश क्या होता है इकोनॉमी के सामने, रिसोर्सेज आर स्कार्स इन नेचर, वेरी लिमिटेड इन नेचर। स्कार्स का मतलब होता है इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज हैं दे आर वेरी मच लिमिटेड इन नेचर। ये वाली प्रॉब्लम तो आप जानते ही हो ना। तो अगर वो प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में अगर हम लोग पहले दिन से देश देते थे, तो एक बात बताओ, गरीब तो मर नहीं जाते बेचारे, क्या वो जी पाते क्या इस देश के अंदर, कुछ भी अफोर्ड कर पाते क्या? शुरू में हमने मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल ही फॉलो करा, लेकिन आप ऐसा मान लो कि आज़ादी के इनिशियली एक डिकेड तक 90% रोल प्राइवेट सेक्टर के, पब्लिक सेक्टर के पास रहा, यानी कि गवर्नमेंट के पास रहा। बार मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे देश आगे बढ़ा, पब्लिक सेक्टर का रोल हम लोग कम करते चले गए और प्राइवेट सेक्टर का रोल हम लोग बढ़ाते चले गए। ठीक है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। शुरू में कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आपको पता है कशिश आशिमा, उसमें ना अलाउड ही नहीं था प्राइवेट सेक्टर के वो वाले गुड प्रोड्यूस कर सके। एग्जांपल दूं, सुन के बहुत आपको अजीब लगेगा, सिगरेट, टोबैको, एल्कोहल, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ड्रग्स इन द सेंस ये कोकीन, हीरोइन, चरस, गांजा नहीं, मतलब दवाइयाँ, ये प्राइवेट, और रेलवेज, सबसे इंपॉर्टेंट रेलवेज, एल्कोहल एंड रेलवेज, ये नहीं दिया गया प्राइवेट सेक्टर को। अब जैसे आप एक बात बताओ, रेलवेज अगर शुरू में ही हम लोग प्राइवेट सेक्टर को दे देते, कोई एक इंडिविजुअल इनोवेशन की सहायता से कशिश बुलेट ट्रेन बना के खड़ी कर देता, तो गरीबों के लिए वो चीज़ सस्ती होती क्या कभी ट्रेनें हमारे देश के अंदर? बताओ, नहीं ना। और सरकार हमेशा किसके बारे में सोचती है? दो चीज़ें और सीख लो, प्राइवेट सेक्टर हमेशा किसके बारे में सीखता है? प्राइवेट सेक्टर का मकसद क्या होता है कशिश? आपका मकसद, मेरा मकसद, अभी अगर हम अभी प्राइवेट इंडिविजुअल हैं, आशमा आपका मकसद, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका मकसद क्या है? वो लोग बिजनेस क्यों करते हैं? सिर्फ उनका क्या सोशल वेलफेयर काम है या फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एम है? बताओ, साफ साफ बताओ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्राइवेट इंडिविजुअल हमेशा पैसे को देखता है, जबकि गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर हमेशा किसको देखती है? किसको? सर्विस डिलीवरी, वेलफेयर ऑफ ऑल, वेलफेयर ऑफ द, एक वर्ड सुना ना PSIR में, वेलफेयर ऑफ द मासेस, याद है ना ये वाला वर्ड पब्लिकली यूज होता है, वेलफेयर ऑफ द मासेस, ये चीज। तो मुझे एक बात बताओ, क्या हम ये बोल सकते हैं कि इनमें से कौन सा सेक्टर या कौन सी इकोनॉमी का मॉडल बेस्ट है, पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर? किसी को बेस्ट बोला जा सकता है? नहीं ना, दोनों का कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है ना। बताओ, दोनों का इंपॉर्टेंट है ना। इसके पीछे एक रीजन मैं एक और बता देता हूँ। आप कहोगे यार इंपॉर्टेंट वाली बात आप बोल रहे हो, दोनों इंपॉर्टेंट है, मुझे तो यार पब्लिक सेक्टर बेस्ट लग रहा है यार, क्योंकि वो सबका देख रहा है, मुझे भी तो वो चीज़ें मिली जाएंगी ना जो सामने वाले को मिली जाएंगी, है ना, कल को मेरी इनकम जैसे मर्जी हो। लेकिन क्या होता है, पब्लिक सेक्टर के अंदर कशिश एक दिक्कत होती है, आशमा एक दिक्कत होती है, पब्लिक सेक्टर कभी भी ना इन्वेंशन और इनोवेशन की बातें नहीं करता। सरकारी प्रोडक्ट्स अगर आप देखो, सरकारी हॉस्पिटल आप देखो, वहाँ पर कहाँ ज़्यादा फैसिलिटी होती है? बताओ ज़रा कशिश आशिमा, सरकारी प्रोडक्ट्स में, सरकारी दफ्तरों में और वो करके, है ना, वो सबकी एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सोशल वेलफेयर,
वेलफेयर ऑफ द मासेस, इन सबको इंश्योर करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हमें ज़माने के साथ कदम मिलाना है, इन्वेंशंस, इनोवेशंस, नई नई टेक्नोलॉजी, तो हमें प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा देना पड़ेगा। जैसे मुझे एक बात बताओ, बहुत अच्छा एग्जांपल बता देता हूँ, आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं समझने में। कोविड जिस हिसाब से महामारी आई थी, उस हिसाब से कोविड जैसी महामारी काफ़ी अच्छे से कंट्रोल हो चुकी है, नॉट ओनली इन इंडिया लेकिन इन द एंटायर वर्ल्ड। ये कैसे पॉसिबल हो पाया? प्राइवेट साइंटिस्टों की वजह से तो पॉसिबल हो पाया ना। सरकार अगर पूरी जिम्मेदारी ले लेती कि हम ही दवाइयाँ बनाएंगे, हम ही सब कुछ करेंगे, तो कोविड के अभी तक जाता, बताओ क्या बन गई होती दवाइयाँ, वैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ऐसी ये जो डोजेस बन गए होते क्या? ये सब कुछ किसकी मदद से बने हैं बताओ? सरकार ने पैसा खर्च करा। यहां पर देखो, पब्लिक सेक्टर ने दबा के पैसा खर्च करा, किसको दिया? साइंटिस्टों को दिया कि जाओ तुम वैक्सीन डेवलप करो, बस जनता को बचाना है, तुम पूरी जान लगा दो, पैसों की चिंता मत करो, पैसों का सपोर्ट हमारी तरफ से रहेगा, पीछे से मैं दूंगा पैसा, सरकार ने बोला। प्राइवेट इंडिविजुअल्स का मतलब कूल माइंड से वो काम करने लगे, इनोवेशन, इन्वेंशन पे, कैसे कोवैक्सीन, कोविशील्ड बननी है, कैसे बॉडी पर असर करेगा, इसके लिए उनको पता था पैसा रुकेगा नहीं, पैसे का पीछे से सपोर्ट है, पैसे का सपोर्ट है तो हम आराम से टेस्टिंग प्रोसीजर्स वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करा? क्या एक सेक्टर ने बचा लिया क्या कोविड महामारी से, बताओ? या फिर दोनों सेक्टर्स ने साइमल्टेनियसली बचाया, बताओ? बताओ, दोनों सेक्टर्स ने बचाया ना। तो जब दोनों सेक्टर का कंट्रीब्यूशन आता है ना, तब हम उसे पता है क्या कहते हैं? एक और वर्ड सीख जाओ, हम उसको कहते हैं PPP। क्या होता है PPP? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। कोविड का जो मैंने अभी जो रियलिस्टिक एग्जांपल लिया, क्या उसमें आपको, कशिश, आशिमा, क्या उसमें आपको पब्लिक सेक्टर देखने को मिलता है, प्राइवेट सेक्टर देखने को मिलता है, या PPP मॉडल देखने को मिलता है? बताओ। PPP मॉडल, ठीक है, ये चीज़। अब आपकी इकॉनमी बेसिक तरीके से तैयार हो गई है, आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे महीनों तक समझ में आती रहेंगी, अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो, ठीक है। एक एक लाइन को हमने बहुत अच्छे से अनफोल्ड करा, हमने ये देखा, हम सब आज की क्लास में सबसे पहले हमने ये सीखा, बहुत टाइम लगाया हमने इस पर, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था। इकोनॉमिक्स क्या है हमसे कोई पूछे तो दोस्तों, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, आप बोलोगे, जो कि ये स्टडी करता है किस तरीके से प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे, क्या वो मशीन से बनाए जाएंगे या फिर इंसानी हाथों के द्वारा बनाए जाएंगे, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उनको पब्लिक सेक्टर डिस्ट्रीब्यूट करेगा यानी कि गवर्नमेंट, या फिर प्राइवेट सेक्टर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कौन उसको कंज्यूम करेगा, यानी कि जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उसके लिए टारगेट पॉपुलेशन है कौन, ठीक है। इकोनॉमिक्स इस बात को भी स्टडी करता है कि किस तरीके से जो इंडिविजुअल्स हैं, कॉरपोरेशंस हैं, सरकारें हैं, ठीक है, जो देश हैं अलग अलग, वो अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट करें। एलोकेट का मतलब होता है, लिख लो, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, एलोकेट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट। एलोकेट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट, किस तरीके से अपने देश के रिसोर्सेज को वो डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि लोगों की डिमांड्स और नीड्स को फुलफिल करा जा सके। ये डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट, एलोकेशन का क्वेश्चन, मतलब एलोकेशन कह लो, डिस्ट्रीब्यूशन कह लो, ये क्वेश्चन ना हर एक इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है आशिमा कशिश। पता है क्यों? क्योंकि बात ना हमेशा इकोनॉमी में एक ही पॉइंट पे आके उतर आती है, जो कि इकोनॉमी की सबसे बड़ी लिमिटेशंस रहती हैं। क्या? हर एक इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज आर स्कार्स इन नेचर, लेकिन ह्यूमन वांट्स या फिर ह्यूमन पॉपुलेशन इज बिकमिंग अनलिमिटेड डे बाय डे। होता है कि नहीं होता? ह्यूमन नीड्स लिमिटेड है कशिश, के अनलिमिटेड है? बताओ, ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन डिजायर्स, ह्यूमन नीड्स, बताओ। सबके पास अगर इक्वल लेवल पर पैसा हो जाए कशिश, सबके पास 9 करोड़ रुपए हो पूरे इंडिया में, सबके पास, मतलब ना कम है ना इससे ज्यादा है, ठीक है, हर कोई वो चीज अफोर्ड कर पा रहा है जो आप अफोर्ड कर पा रहे हो, लेकिन क्या सबको फिर भी सारी चीजें मिल जाएंगी क्या जो वो चाह रहे हैं प्रैक्टिकली? बताओ, नहीं ना। एनवायरमेंट के अंदर, कुदरत के अंदर, पृथ्वी के अंदर, अर्थ पे इतना कुछ है क्या देने के लिए? नहीं है ना, ये चीज है। तो ये स्टडी करते हैं किस हिसाब से इंडिविजुअल, कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट, नेशंस अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं अपनी डिमांड्स और नीड्स को मीट करने के लिए,
और किस हिसाब से अलग अलग जो एंटिटीज़ हैं वो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकें, कोऑर्डिनेट कर सके अपनी एक्टिविटीज़, ताकि मैक्सिमम आउटपुट निकाला जा सके। ठीक है, मतलब देश में जो भी XYZ कोई भी एंटिटी, समझ गए ना, ये सारी एंटिटीज़ ही थी, इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेशंस वगैरह, ये किस हिसाब से अपने आप को ऑर्गेनाइज और कोऑर्डिनेट कर सके कि वो मैक्सिमम आउटपुट निकाल सके। मैक्सिमम आउटपुट का मतलब जो भी प्रोडक्शन हो रही है उससे जो भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, वो एक भी बर्बाद ना हो, सारे के सारे किसी ना किसी के काम आ जाएं, और वो गुड्स और सर्विसेज जिसके पास पहुंच रहे हैं बिना बर्बाद हुए, उससे जिसने उनको प्रोड्यूस करा उनके पास पैसा आ जाए। जैसे कशिश, बिजनेसमैन की बात करें, आपके, मेरे फादर, आशिमा के फादर, सबके बिजनेसमैन है फादर, है ना। जो भी हम लोग गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम यही तो चाहते हैं ना कि कोई भी, जैसे कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है हमारी फैक्ट्री के अंदर, वो ख़राब नहीं होना चाहिए, वो बिके, उसका, वो अगर प्रोड्यूस हुआ है तो हमारे पास उसको बिकने के बाद पैसा आए हमारे पास उससे घर पे, है ना। इसी को कहते हैं मैक्सिमम आउटपुट निकालना। प्राइम क्वेश्चन, सबसे मुख्य तौर पर जो सवाल होता है इकोनॉमी का, वो इस बात पे रेस्ट करता है, मैंने जैसा कि आपको बताया, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे, एलोकेट कैसे होंगे, क्योंकि हमेशा रिसोर्सेज की एक लिमिटेशन रहती है, और ये वाली लिमिटेशन इकोनॉमी की लिमिटेशन बन जाती है अल्टीमेटली जाकर, कि रिसोर्सेज हमेशा हर एक इकोनॉमी के पास बहुत शॉर्ट सप्लाई में रहते हैं, दे आर वेरी स्कार्स इन नेचर। ठीक है, और इसलिए इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट को, ध्यान देना, मेरी बात ध्यान से सुनना, इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट को, क्योंकि उसके अंदर एक मेन प्रॉब्लम ये रहती है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दोज वांट्स आर वेरी मच लिमिटेड इन नेचर, या फिर दे आर इन शॉर्ट सप्लाई। इसलिए एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट ने, जिसका नाम था लियोनल रॉबिन्स, इसने 1935 में, ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इकोनॉमिक्स का नाम भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम कोई 12वीं क्लास का एग्जाम नहीं देने बैठे हैं, यूपीएससी में ये नहीं आता कि किसने इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ स्केर्सिटी कहा था। सुन लो, सिर्फ लिखने के कभी कभार काम हो सकता है, अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो इसके कंधे पे रख के बंदूक चलाओगे ना इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की, तो नंबर ज़्यादा मिल जाएंगे। ठीक है, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, यूपीएससी का इससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एक था लियोनल रॉबिन्स, उसने 1935 के अंदर, जिस टाइम पे आप ऐसा रिलेट कर सकते हो, मैंने उसको ऐसे याद करा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जब हमारा आया था, ठीक है, उस टाइम पर इसने इसको डिस्क्राइब करा था कि इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ स्केर्सिटी। ये एक ऐसा विज्ञान है जो कि हमेशा बात करता है शॉर्ट सप्लाई की, कि ह्यूमन वांट्स तो अनलिमिटेड रहती हैं, सबको सब कुछ चाहिए, लोगों के पास ऐसी बात नहीं है कि अफोर्डेबिलिटी पावर नहीं है, अफोर्डेबिलिटी पावर है, लेकिन इकोनॉमी के अंदर उतने रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है। और जब क्या होता है कशिश, मैंने जो एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले दिया था आशिमा, कशिश आपको, 9 करोड़ सबके पास है इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज, लेकिन और सब लोग अफोर्ड, अब मतलब इक्वल लेवल पे है, हर कोई वो गुड चाह रहा है जो आप चाह रहे हो, जो मैं चाह रहा हूँ, जो आशिमा चाह रही है, ऐसे करोड़ों लोग गुड्स को चाह रहे हैं, लेकिन करोड़ों लोग चाहने वाले वो गुड्स हैं कुछ हज़ारों की तादाद में। होगा क्या अल्टीमेटली उनके साथ, बता सकते हो मुझे ज़रा कशिश? दुकान पे 5 चिप्स के पैकेट रखे हैं, खरीदने वाले उसको 5 लाख लोग हैं, क्या होगा उस चिप्स के पैकेट के साथ? और सबके पास अफोर्डेबिलिटी पावर है, सब कह रहे हैं हमारे पास 10 रुपये हैं जेब में, मैं लूँगा मैं लूँगा मैं लूँगा मैं लूँगा, क्या होगा उसके साथ? जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है इकॉनमी में, क्या इफेक्ट निकलता है उसका, बता सकते हो मुझे? कोशिश कर, ट्राई कर लो, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, नया सब्जेक्ट है आपके लिए, मैं जानता हूँ आपने पहले नहीं पढ़ा इसको। बताओ। नहीं, डिस्प्यूट छोड़ो, नहीं, वी आर नॉट इन पॉलिटिकल साइंस, नहीं है हम, ठीक है। सब्जेक्ट के हिसाब से अलग बातें करेंगे। इकॉनमी में क्या इफेक्ट निकलेगा इसका? आशिमा, यू शुड टेल, आपने तो ट्रेडिंग की क्लासेस करी हुई हैं। किसी भी चीज़ की जब सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्या होगा उसके साथ? इसके साथ ये होगा कशिश, इसके प्राइस बढ़ जाते हैं, प्राइस बढ़ जाते हैं। क्यों? जब सप्लायर को ये चीज़ पता लग जाए कशिश, मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, आपको इससे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, रियल एग्जांपल है। कोविड की महामारी आई, सेकेंड वेव इतनी डेडली थी कि भगवान की कृपा पे सब लोग जी रहे थे कि पता नहीं किसको कोविड लग जाए और हॉस्पिटल जाए, पता नहीं कौन वापस आए कौन ना आए। देश में सबसे ज़्यादा किल्लत थी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, याद आई कशिश ये वाली बात? ऑक्सीजन सिलेंडर की सबसे ज़्यादा किल्लत है। ऑक्सीजन सिलेंडर कई लोगों ने होर्ड करना स्टार्ट कर दिए
जमाखोरी करना स्टार्ट कर दी, होर्डिंग स्टार्ट हो गई, घर पे रखने लगे। अब मान लो जिसको चाहिए है, बगल में पड़ोस में किसी को कोविड हो गया उस टाइम पे, उसने बोला आपकी मम्मा से आके, भाभी जी कहीं से ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है, मेरे हस्बैंड की हालत बहुत ख़राब हो रही है, फिर मेरे भाई की हालत, बच्चों की हालत बहुत ख़राब हो रही है, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल जाए कहीं से तो मदद हो जाएगी इन लोगों की। आपने अगर उसको होल्ड कर रखा है या किसी ने भी कर रखा है, आप अगर उस पर्सन को जानते हो, हॉस्पिटल में उसका खर्चा मान लो था 60,000 रुपये, आपने किसी की जान पे बात आ गई है और आपने देखा पैसा भी है, आपने उसको 6 लाख का बेचना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सप्लाई बहुत कम है। ऑक्सीजन सेंटर ऐसा तो है नहीं कि राशनों की तरह दूध और बटर और मक्खन की तरह दुकान दुकान पे बट रहे थे, बहुत किल्लत थी ना उसकी। हम लोग दूसरी कंट्रीज से भी इंपोर्ट करवा रहे थे, दूसरी कंट्रीज हमारी हेल्प कर रही थी। याद आया कशिश, पता है ना ये पूरा इंसिडेंट, ये पूरा का पूरा प्लेन से हेल्प आ रही थी, वेंटिलेटर्स आ रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स आ रहे थे दूसरी कंट्रीज से, है ना, यूरोपियन कंट्रीज से। आपने 6 लाख का बेच दिया उसे, वो खरीद लेगी फिर भी। पता है क्यों? डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई जो है मार्केट के अंदर बहुत लिमिटेड है, और आप ब्लैक मार्केटिंग में किसी को दे सकते हो, तो ये चीज़ है अवेलेबल। जैसे एक बात बताता हूँ कशिश, सिलेंडर जो घरों पे होते हैं हमारे, ऑक्सीजन सिलेंडर और कोविड को हटाओ, बाद में जाने दो, घरों में जो सिलेंडर होते हैं वो ब्लैक में नहीं बिकते क्या कहीं कहीं? बताओ इंडिया में। आपने सुना होगा कि हमारा सिलेंडर आने में, डिलीवरी आने में टाइम है, तो ब्लैक में ले लो, 300-400 रुपये महंगा मिलेगा, लेकिन मिल जाएगा। ये क्या है? ये सब सप्लाई इज लिमिटेड, डिमांड इज मोर। सिलेंडर तो चाहिए, खाना तो बनाएंगे ना, रोटी तो खाएंगे, खत्म हो गया इमीडिएटली, कहीं से भी चाहिए सिलेंडर, सुबह होने से पहले तो सिलेंडर की डिलीवरी होने से रही, ब्लैक में खरीद लो अगर कहीं से पता है तो, मतलब खरीद लो। मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ कि खरीदना पड़ेगा ना, अगर अवेलेबिलिटी है, अगर आपको पता है कौन दे रहा है, 400 रुपये चाहे भले महंगा दे रहा है, गेस्ट आए हैं घर पे, खाना बनाना है रात को, ये चीज़ है। जिस चीज़ की आप याद रखना, इकोनॉमी के अंदर सप्लाई अगर लिमिटेड है और डिमांड ज़्यादा है, डिमांड इज़ मोर देन सप्लाई, चाहने वाले इस प्रोडक्ट या सर्विस को बहुत सारे हैं, सप्लाई लेकिन कम है, उसके प्राइस हमेशा बढ़ जाएंगे, उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। लास्ट एग्जांपल, कशिश, गर्मियां आ रही हैं, दिल्ली में किसको रहना है गर्मियों में, जून जुलाई में? हर कोई नहीं चाहता। ठंडी जगह पे लोग पहाड़ों पे जाना चाहते हैं। शिमला में होटलों के प्राइस या फिर एडवेंचर एक्टिविटीज़ के जो प्राइजेस, या गोवा में, कहीं पर भी, इवन फॉरेन कंट्रीज़ में, इस टाइम पे जो फ्लाइट की टिकटें जून जुलाई में और अगस्त में जो होती हैं, या फिर मई जून जुलाई की अगर हम लोग बात करें पर्टिकुलरली, वो ज़्यादा होती है ना एज़ कम्पेयर टू पूरे साल में जो प्राइजेस फ्लक्चुएट करते हैं। सबको पता है कि वहाँ पर टूरिस्ट आएंगे, डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई लिमिटेड है, तो अल्टीमेटली होता क्या है, टिकटों के प्राइस, होटलों के प्राइस, खाने पीने के प्राइस, एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के प्राइस, हर चीज़ के प्राइस बढ़ जाते हैं। ये चीज़ है, बहुत सिंपल सा रूल है जो कि हम डेली लाइफ में फॉलो करते हैं, लेकिन बस वही वाली बात है कि इकोनॉमिक्स से रिलेट करना आना चाहिए। बताओ कशिश, अगर इसमें कोई भी दिक्कत लगी है, कुछ भी समझना है, फ्री माइंड से बोलो। ये सब्जेक्ट बिल्कुल ABCD की तरह है आपके लिए, और मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपके दिमाग में बिल्कुल बेसिक लेवल से डाल दूँ। बताओ, कोई भी दिक्कत लगी बता दो, मैं फिर से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 तरह की इकोनॉमीज़ होती हैं, इकोनॉमीज़ 2 तरह की होती हैं। एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैंने आपको बताया, जो ब्रॉडर लेवल पे स्टडी करती है इकोनॉमी को, विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ द एंटायर इकोनॉमी। अभी मैंने बताया ना, मोर देन वन इंडिविजुअल, पूरी एंटायर इकोनॉमी। और यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं जब हम टोटलिटी की बात करते हैं, डिमांड सप्लाई की। मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात करेंगे तो क्या बन जाएगा, उसका आगे वर्ड क्या लग जाता है, अभी बताया था। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग इंडिविजुअल कंज्यूमर्स और बिजनेसेस के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। यहाँ पर तो सिर्फ एक ही इंडिविजुअल की बात होती है, तो अगर एक इंडिविजुअल को डिमांड और सप्लाई करो तो हम लोग उसको सिर्फ सिंपली डिमांड और सप्लाई बोलेंगे। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जब हम लोग पूरी इकोनॉमी की बात करें, जिसमें मोर देन वन इंडिविजुअल हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, एक एंटायर रीजन, स्टेट या कंट्री की बात हो रही है, हम ऐसी इकोनॉमी के अंदर डिमांड और सप्लाई को क्या बोलेंगे कशिश? भूल गए? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, टोटलिटी। उसके बाद इकोनॉमी ना एक बहुत बड़ा कलेक्शन होती है। यहाँ पर आप ध्यान से सुनना, हमने इकोनॉमिक्स की बात कर ली, अब हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। टॉपिक क्या था हमारा, देखो,
इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, अब हम लोग इकोनॉमी की बात कर रहे हैं यहाँ से, इस वाले पैराग्राफ से, ठीक है, ये वाला पैराग्राफ। इकोनॉमी एक बहुत बड़ा कलेक्शन होता है किस प्रकार से जो इकोनॉमी मतलब एक देश के अंदर, एक रीजन के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रही है, जो भी कंजम्पशन हो रही है, वो किस वे में इंटरकनेक्टेड है। इकोनॉमी हमें यह बताता है देश में जो भी लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी कंज्यूमर्स कंज्यूम कर रहे हैं, वो सारे गुड्स और सर्विसेज किस प्रकार से एलोकेट होंगे, क्योंकि अगेन क्वेश्चन तो यही उठ जाता है ना इकोनॉमी का कि रिसोर्सेज आर स्कार्स इन नेचर, वेरी लिमिटेड इज। अच्छा, ये वाला वर्ड बार बार सीखे ना, मैं बार बार जो बोले जा रहा हूँ, स्कार्स मतलब, स्कार्स का मतलब होता है लिमिटेड। रिसोर्सेज इकोनॉमी के हमेशा, रिसोर्सेज हमेशा ना लिमिटेड रहते हैं इकोनॉमी के अंदर। वो इसलिए रहते हैं बिकॉज ह्यूमन वांट्स इकोनॉमी के अंदर आर अनलिमिटेड, और कभी भी इनकी मैचिंग हो नहीं पाती। हमेशा दिस सिचुएशन इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज और ह्यूमन वांट्स हमेशा मिसमैच रहता है इनके अंदर, ऐसे। तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, इक्वल टू नहीं रहता, मिसमैच रहता है, ठीक है, आ जाएगा धीरे धीरे समझ में, डोंट वरी। An economy is a huge collection of interconnected production and consumption activities जो कि हेल्प करती है इकोनॉमी कि किस प्रकार से स्कार्स रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज इकोनॉमी में एलोकेट होंगे, किसको दिए जाएंगे, टारगेटेड पॉपुलेशन कौन है। जो प्रोडक्शन और जो कंजम्पशन होता है इकोनॉमी के अंदर, यानी कि प्रोडक्शन मतलब सप्लायर प्रोड्यूस करेगा, कंजम्पशन कंज्यूमर मतलब डिमांड करेंगे। तो जिस हिसाब से प्रोडक्शन और कंजम्पशन होती है गुड्स की, सर्विसेज की, किस हिसाब से वो यूटिलाइज करी जा रही है, ताकि जो लोग इकोनॉमी के अंदर रह रहे हैं, मान लो कि हम लोग कौन सी इकोनॉमी के अंदर रह रहे हैं, हम लोग इंडियन इकोनॉमी के अंदर रह रहे हैं, जो लोग इकोनॉमी के अंदर रह रहे हैं, जो ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ से, वो रह रहे हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं, वो पूरे के पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। बात समझ में आई? बात समझ में आई? इकोनॉमिक सिस्टम क्या है या इकोनॉमी क्या है, दोनों चीज़ें वैसे सेम ही हैं। इसमें लिखा हो ना विच इज ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक सिस्टम, तो आप इकोनॉमी को इकोनॉमिक सिस्टम भी बोल सकते हो। इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जहां पर आपको प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिमांड, सप्लाई देखने को मिलेगी, प्रोडक्शन, कंजम्पशन देखने को मिलेगी गुड्स की, सर्विसेज की। ये किस हिसाब से प्रोड्यूस हो रहे हैं, किस हिसाब से कंज्यूम हो रहे हैं, कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कैसे कर रहा है, किसको एलोकेट करे जाएंगे। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज उनको सेटिस्फाई करने के लिए लिमिटेड है। एलोकेशन कैसे होगा रिसोर्सेज का, कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये पूरे के पूरे इकोनॉमी या फिर इकोनॉमिक सिस्टम का पार्ट है। तो अगर वो राइटर हमें लास्ट में बस एक ये फैक्ट समझा रहा है, जब हम लोग वर्ड यूज करते हैं इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी इकोनॉमिक्स है प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे, समझने की कोशिश करना। जब इकोनॉमिक्स अपना रोल प्ले करने पे आती है, हरकत में आ जाती है, एक्टिवेट हो जाती है, तब वो बन जाती है इकोनॉमी। जैसे इकोनॉमिक्स आपने क्या सीखा था, किस हिसाब से रिसोर्सेज एलोकेट होने चाहिए इकोनॉमी के अंदर, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ताकि मैक्सिमम आउटपुट निकले, ठीक है। जब ये चीज़ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस किसी भी एक रीजन में, अब वो रीजन कुछ भी हो सकता है कशिश, वो फरीदाबाद हो सकता है, वो हरियाणा हो सकता है, वो इंडिया हो सकता है, वो एशिया हो सकता है, या पूरा का पूरा वर्ल्ड हो सकता है, कोई भी हो सकता है वो रीजन, गली मोहल्ले से लेकर, स्टेट से लेकर, रीजन से लेकर, जैसे नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आइलैंड कंट्रीज़, वो एक कंट्री तक, पूरे का पूरा इंडिया, वो एक पूरे कॉन्टिनेंट तक या पूरे वर्ल्ड तक हो सकता है वो रीजन। तो जिस टाइम पर हम किसी भी रीजन, कंट्री, लोकेलिटी, गली मोहल्ला, देश विदेश, जब हम ये बातें करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, जब ये चीज़ हम किसी एक कंट्री को लेकर डिनोट करते हैं कि इंडिया में व्हाट इज बीइंग प्रोड्यूस, हाउ इज बीइंग प्रोड्यूस एंड फॉर हुम इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कंट्री कैसी, इंडिया, इंडिया के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, कौन प्रोड्यूस कर रहा है और किसको डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं, उसके आगे वर्ड लगा देते हैं इकोनॉमी। तो आप समझ गए ना, इकोनॉमी मतलब इकोनॉमिक्स जो रोल प्ले कर रही है अपना एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर। अमेरिका के अंदर अगर इकोनॉमिक्स है तो हम उसको क्या बोलेंगे कशिश, कौन सी इकोनॉमी, कौन सी इकोनॉमी,
अमेरिका के अंदर अगर इकोनॉमिक्स अपना रोल प्ले कर रही है, एक्टिवेटेड है, तो क्या बन जाएगी वो? अमेरिकन इकॉनमी। अमेरिकन इकॉनमी तो बोलेंगे। जर्मनी के अंदर अगर इकोनॉमिक्स अपना रोल प्ले कर रही है तो क्या बन जाएगी वो? जर्मन इकॉनमी। जापान के अंदर अगर इकोनॉमिक्स अपना रोल प्ले कर रही है तो जापानीज इकॉनमी। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, और ये इकोनॉमिक्स अपना रोल प्ले कर रही है मतलब क्या कशिश, आशिमा? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। यही 3 क्वेश्चन थे। वो व्हाट मतलब क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हाउ मैन मेड या फिर मशीन मेड, फॉर whom टारगेटेड पॉपुलेशन कौन है, ये सारे क्वेश्चंस। तो हमने ये पूरा बेसिक तरीके से आज की क्लास में जान लिया कि इकोनॉमिक्स क्या होता है और इकोनॉमी क्या होता है। ठीक है, आज की डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।